बच्चों, कक्षा 12 के इतिहास का प्रथम भाग भारतीय इतिहास के कुछ विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम दूसरा अध्याय राजा, नगर और किसान, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के कालखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में हमने प्रारंभ के इतिहास को पढ़ा, महाजनपदों के बारे में पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा और राजधर्म के जो नवीन सिद्धांत हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया। अब हम आज जो हमारा नया विषय है वो है बदलता हुआ देहात, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें इस कालखंड में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जनता में राजा की छवि कैसी थी उस समय। देखिए, जनता में राजा की छवि कैसी थी इसको जानने के लिए इतिहासकारों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जो प्राचीन अभिलेख हैं उन अभिलेखों में राजा और प्रजा के आपसी संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जो प्रजा है उसने अपने राजा के बारे में कहीं कुछ विवरण भी नहीं दिया है, इसलिए इस प्रकार की खोज को करना बड़ा मुश्किल काम था। तो इतिहासकारों ने इसके लिए जातक ग्रंथों और पंचतंत्र का सहारा लिया। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थीं। ये कथाएं 1000 ईस्वी के मध्य में लिखी गई, लगभग उस समय लिखी गई। इसमें लगभग 600 कहानियां हैं, सभी पाली भाषा में हैं। और ये जो कहानियां थी ये मनोरंजन के द्वारा नीति और धर्म का उपदेश देती हैं। इसके अलावा ये जो कहानियां हैं ये पहले मौखिक रूप से सुनाई गई, बाद में इनको लिपिबद्ध कर दिया गया। अब देखिए, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, इसका जवाब अभिलेखों द्वारा नहीं मिल सकता। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए। जनता ने राजाओं के बारे में उनके क्या विचार थे, कैसे अनुभव थे, ये हमको कहीं भी मिला ही नहीं है। जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके ही इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं। ये जो जातक कथाएं हैं ये ज़्यादातर मौखिक किस्से कहानियों के रूप में थी, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ये विश्व की प्राचीनतम लिखित कथाएं हैं। सबसे जो पुरानी कहानियों की बात करें लिखी हुई की, वो ये है जातक कथाएं, और ये लगभग 600 कहानियों का संग्रह है। इनमें मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया। बच्चों, जैसे भाई किसी चीज़ की कहानी सुनाते हैं तो साथ में मनोरंजन होता रहता है, तो उसी प्रकार से इन जातक कथाओं के द्वारा मनोरंजन और मनोरंजन के साथ ही नीति और धर्म की शिक्षा भी मिलती है। ये जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक में पाई गई हैं, उसके अंदर लिखी हुई हैं। अब देखिए, इन जातक कथाओं में एक जो सबसे महत्वपूर्ण इस विषय को समझाने के लिए गंधतिंदु नाम की एक जातक कथा है। उस जातक कथा के द्वारा राजा और प्रजा के आपसी संबंधों के बारे में कुछ झलकी मिलती है। तो देखिए, एक बहुत ही कुटिल राजा था और वो राजा अपने प्रजा के बारे में, वो प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है इस बात को जानने का इच्छुक हुआ। तो वो वेश बदल करके अपने मंत्री के साथ और राज्य में भ्रमण करने के लिए गया और उसने जाकर के विभिन्न लोगों से, चाहे वो कोई वृद्ध स्त्री थी या कोई पुरुष था या कोई किसान था या कोई बालक था या कोई भी जानवर था, उन सब से उसने अलग अलग लोगों से और राजा के बारे में पूछा। तो सभी लोगों ने अपने दुखों का कारण अंततः राजा को ही बताया कि भाई देखो, हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन सब का कारण राजा है। राजा बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, सभी मुझे कारण क्यों बताते हैं। तो इसका उसने कारण जानने की भी कोशिश की।
तो कुछ लोगों ने बताया कि देखो भाई, रात में तो डाकू आते हैं हमको लूटने के लिए, और दिन में राजा के अधिकारी आते हैं जो हमसे कर वसूलते हैं, और कर नहीं चुकाने पर वो हमें मारते हैं, और इस डर से हमको जंगल में भाग करके और जंगल में रहना पड़ता है। तो देखिए, एक कुटिल राजा की प्रजा दुखी रहती थी। वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं कि वो सभी उस राजा से दुखी थे। जब राजा वेश बदलकर प्रजा के बीच में उनकी सोच जानने के लिए जाता है तो एक एक करके सभी अपने दुखों का कारण राजा को ही बताकर बुरा भला कहते हैं। उन्होंने कहा कि रात में डकैत और दिन में राजा के अधिकारी कर के नाम पर उनको लूटते हैं। इससे बचने के लिए ये लोग अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए हैं। ये जो कहानी है, यह हमको राजा और प्रजा के आपसी संबंधों के बारे में एक दर्शन कराती है। इसमें हमको ये पता लगता है कि जो राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध थे वो कुछ तनावपूर्ण थे। इसका कारण क्या था कि जो राजा थे वो प्रजा से अपने राजकोष को भरने के लिए कर पे कर यानी टैक्स, राजस्व वसूल करते रहते थे। जनता बड़ी परेशान थी उन करों को चुकाने में। अंततः जनता ने एक दूसरा रास्ता चुना। उसने सोचा कि अब इन करों को कैसे चुकाया जाए। तो उस समय व्यवसाय का सबसे बड़ा साधन कृषि था। तो उन्होंने विचार किया कि उपज को बढ़ाया जाए, कृषि को बढ़ाया जाए, तो उससे करों को चुकाने में हमें सुविधा होगी। इससे पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीणों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर मांग करते थे, जिससे किसान त्रस्त रहते थे। यानी राजाओं को अपना राजकोष भरना होता था और वो राजकोष भरने के लिए विभिन्न प्रकार के कर मांगते थे, और उससे जो जनता थी वो बड़ी त्रस्त रहती थी। इस बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए कि हम उपज कैसे बढ़ाएं, अपनी जो कृषि से यानी खेती से ज़्यादा पैदावार कैसे करें, उसके लिए उन्होंने विचार करके और अपना कार्य शुरू किया। उपज बढ़ाने के तरीके। अब देखिए, उपज बढ़ाने का जो सबसे बड़ा तरीका था वो ये था कि उस समय लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहे की फाल का हल बन चुका था, और इस हल के द्वारा उपज बढ़ाने का तरीका ढूंढा गया। आप देखिए कि गंगा और कावेरी नदी का जो घाटी वाला क्षेत्र है, उसके उर्वर कछारी क्षेत्र के अंदर बहुत सारी मात्रा में खेती की जाने लगी, हल के द्वारा खेती की जाने लगी। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 600 ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल चुका था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां पर भी हल के प्रयोग के द्वारा फसल पैदा की जाने लगी। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी, और गंगा के जो घाटी वाला क्षेत्र था वहां पर भी धान की रोपाई प्रारंभ कर दी। इस धान की रोपाई के द्वारा उपज तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जो किसान थे उनको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। गंगा की घाटी के क्षेत्रों में धान की रोपाई की उपज में भारी वृद्धि होने लगी, हालांकि किसानों के इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यानी धान तो पैदावार बहुत बढ़ा दी किसानों ने, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। कि देखो, ये जो लोहे वाले जो हल थे, ये हल सब जगह सफल नहीं थे। राजस्थान और जो हरियाणा वाला क्षेत्र था, पंजाब वाला क्षेत्र था, यहाँ पर इस हल का प्रयोग नहीं हो पाया। 20वीं सदी में जाकर के यहाँ इस हल का प्रयोग शुरू हुआ। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल से फसलों की उपज बढ़ने लगी थी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ, और उपमहाद्वीप के जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र था और जो मध्य वाला पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ भी लोहे का हल सफल नहीं था। वहाँ कुदाल के द्वारा खेतों को खोद करके जुताई वाला काम किया जाना ज़्यादा बेहतर था।
उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। देखिए, आपको एक कुदाल बताई गई है, इससे हलों को यानी खेतों को पहले खोदते थे, वो एक तरह से जुताई का काम हो जाता था। अब देखिए, सिंचाई, उपज बढ़ाने का एक तरीका और भी था सिंचाई, यानी सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराना, कुएं, तालाब और नहरों की व्यवस्थाएं करना। अब ये कुएं, तालाब और नहर या तो व्यक्तिगत स्तर पर लोग बनवाते थे अथवा कुछ किसानों के समुदाय मिलकर के, कुछ किसान मिलकर के इनका निर्माण करवाते थे। व्यक्तिगत स्तर पर बनवाने वाले लोग या तो राजा होते थे या कोई प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, वो इनको बनवाते थे और फिर साथ ही साथ वो अभिलेखों में इनका वर्णन भी करते थे। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना भी था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसी सिंचाई के साधनों का निर्माण या तो राजा कर पाते थे या प्रभावशाली लोग करवाते थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया था। इस प्रकार से वो लोगों ने सिंचाई के साधन बनवाए, सिंचाई के लिए कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, नहरें बनवाई। लेकिन एक विशेष झील भी है, सुदर्शन झील। हम सुदर्शन झील को देखते हैं। ये गुजरात की एक सुदर्शन झील है और ये एक कृत्रिम जलाशय है, यानी मानव द्वारा निर्मित जलाशय है। और इस जलाशय का जो वर्णन है वो जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि रुद्रदमन ने, शक शासक रुद्रदमन ने लिखवाया था, उसमें इसका उल्लेख है। यह एक कृत्रिम जलाशय है। जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जो कि 2री शताब्दी ईस्वी में संस्कृत में लिखा गया पाषाण अभिलेख है और इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। ये जो सुदर्शन झील है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था। बाद में जब एक भीषण तूफान आया और उस तूफान के अंदर ये जो नहर थी ये टूट गई, तब रुद्रदमन ने इस झील का जीर्णोद्धार अपने गवर्नर सुविशाक के द्वारा करवाया। कालांतर में बाद में 5वीं सदी में फिर ये झील एक बार टूटी और फिर उस समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने अपने गवर्नर चक्रपालित के द्वारा इस झील को वापस इसकी मरम्मत करवाई, इसको ठीक करवाया। यह गुजरात में गिरनार पर्वत पर स्थित झील है। अब देखिए, इसके 3 बातें हैं, तीनों अलग अलग, और हम कंफ्यूज ना हो इनको, इसलिए अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, इसको बनवाया इसने था। फिर रुद्रदमन ने अपने सौराष्ट्र गवर्नर सुविशाक के द्वारा इसका जीर्णोद्धार का कार्य करवाया था। जब ये बीच में टूट गई थी 2री सदी के अंदर, तब रुद्रदमन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने फिर वापस 5वीं सदी में अपने गवर्नर चक्रपालित के द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य करवाया था। रुद्रदमन का जो अभिलेख है इस झील के बारे में कि जलाशयों, जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया। कि जलद्वार हैं इसमें, यानी पानी बाहर निकालने के लिए जलद्वार हैं और तटबंध हैं, चारों तरफ तट बने हुए हैं। इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक शासक ने और उसके गवर्नर ने इसका निर्माण करवाया। लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। तब तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी और इसके लिए उसने अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। यानी रुद्रदमन ने जब इसकी मरम्मत करवाई तो उसने अपने कोष से ही इसकी मरम्मत करवाई थी, उसने प्रजा से इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया। एक अन्य अभिलेख में जो कि 5वीं सदी का है, उसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक
यानी ये स्कंदगुप्त है, उसने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। ये रुद्रदमन का सुदर्शन झील के लिए अभिलेख है। इसके बाद में बच्चों आपको मैं एक आपके पुस्तक में एक चीज़ और भी दी हुई है कि सीमाओं का महत्व, यानी जो सीमा होती है किसी भी चीज़ की उसका क्या महत्व है, और इसके बारे में जो महर्षि मनु हैं उन्होंने संस्कृत में अपनी जो मनु स्मृति लिखी थी उसके बारे में इसमें कुछ बताया गया है। महर्षि मनु द्वारा लिखित ग्रंथ मनु स्मृति में राजा को यह सलाह दी गई है कि भाई देखो, जो सीमा जो होती हैं, हमारे देश की सीमा हो चाहे राज्य की सीमा हो, उन सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण बहुत सारे युद्ध होते हैं, आपस में वाद विवाद होते हैं। इसलिए हमें हमारी सीमाओं को नामांकित कर देना चाहिए, उन पर इस प्रकार के निशान लगा देने चाहिए कि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो सीमाएं हम जान सकें। चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए इन सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जमीन में गाड़ देने चाहिए। इस प्रकार के गुप्त निशान जो वैसे दिखे भी नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो खोद करके देख लो कि यहां तक हमारी सीमा है। जैसे कि पत्थरों को, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत, ये इस प्रकार की चीजें हैं जिनको सीमाओं में गाड़ करके दबा देना चाहिए। उसे सीमाओं पर इस प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। मनुस्मृति में, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उसमें इसके बारे में वर्णन है। अब देखिए, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। जब उपज की वृद्धि हुई, यानी कृषि कार्य बहुत बढ़ गया, पैदावार बढ़ गई, तो उसके लाभ जो थे वो सब जगह समान नहीं हुए। यानी जो छोटे किसान थे, श्रमिक थे, उनको उसका लाभ नहीं हुआ। और बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध कथाओं में भी इस बात का जिक्र है कि उस समय फिर बड़े बड़े जमींदार बन गए, कुछ छोटे किसान रह गए और कुछ तो भूमिहीन श्रमिक रह गए, भूमिहीन खेतीहर श्रमिक रह गए, जो खेतियों में खेती के काम करते थे, ज़मीन उनके पास थी नहीं, श्रम का यानी मजदूरी का काम करते थे। खेती की नई तकनीकों से यद्यपि उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन इसका लाभ सबको समान नहीं हुआ। खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था, यानी समाज के अंदर भेद बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग ज़्यादा पैसे वाले हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब रह गए। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, बड़े बड़े जमींदारों, छोटे किसानों और भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों का उल्लेख है। बौद्ध कथाओं में इनका उल्लेख है कि बड़े बड़े जमींदार बन गए थे, छोटे छोटे किसान रह गए थे और भूमिहीन खेतीहर श्रमिक रह गए थे। अब देखिए, एक बीच में ही एक चीज़ और है कि देखिए, पाली भाषा में एक गृहपति शब्द का प्रयोग होता है, वो छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। गृहपति कौन था? घर का मुखिया होता था। यानी कोई भी घर है, उसका जो सारे पुरुष हैं, बच्चे हैं, जानवर हैं, मकान है, सबका जो मालिक होता था, जिसके सब कंट्रोल में होते थे, वो गृहपति होता था। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर उसका नियंत्रण, वो अपना नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक भी होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी किया जाता है। ये जो गृहपति शब्द था, ये बहुत विस्तृत था। कभी बड़े किसानों के लिए, कभी घर के मालिक के लिए, कभी छोटे किसानों के लिए, कभी संभ्रांत लोगों के लिए, कभी व्यापारियों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। पाली भाषा का शब्द है। अब देखिए, आगे समाज में और क्या क्या परिवर्तन हुए कि अब बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान बन गए, जो बहुत शक्तिशाली होते थे। ये लोग किसानों पर अपना बिल्कुल नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे। और आप ये देखिए, जो तमिल ग्रंथ हैं, उन तमिल ग्रंथों में भी इनके बारे में बताया गया है।
साथ ही साथ ये जो जमींदार होते थे या जो गांव के प्रधान होते थे, इनका पद भी वंशानुगत होता था। तमिल या संगम ग्रंथों में जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके लिए एक शब्द है वेलालर, और जो हल चलाने वाले छोटे किसान थे उनके लिए उलवर शब्द काम में लिया गया है, और जो दास थे, श्रमिक थे, उनके लिए अणमयी शब्द का प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान बहुत शक्तिशाली हो गए थे उस समय। ये लोग किसानों पर नियंत्रण रखते थे। जो ग्राम प्रधान या बड़े बड़े जमींदार थे, ये छोटे छोटे किसान थे, उन पर अपना नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। ये जो प्रधान है, पहले ये बनते, फिर इनका बेटा ही प्रधान बनता, फिर उसका बेटा प्रधान बनता, इस प्रकार से ये चलता जा रहा था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। जैसे उन्होंने बड़े जमींदारों के लिए वेलालर कहा है, हलवाहा यानी हल चलाने वालों को उलवर कहा है, और जो दास थे उनको अणमयी कहा है। अब देखिए, ये जो वर्ग थे, ये वर्ग किस प्रकार से बने। इनमें एक वर्ग तो उनका बन गया जो भूमि का स्वामित्व था, जिनके पास में जो भूमि के मालिक थे। एक वर्ग उनका बन गया जो श्रम कार्य करते थे, और एक वर्ग वो हो गया जो नई प्रौद्योगिकी को काम करते थे, उससे जो श्रम का काम करते थे। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व पर, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। कि जो वर्ग अलग अलग किस प्रकार से बने कि एक तो भूमि के जो स्वामित्व करते थे यानी उसके मालिक थे, उनका वर्ग था, एक जो श्रम करने वाले थे, और जो एक नई नई टेक्निकों का उपयोग करने वाले लोग थे, इन्होंने वर्ग बना दिए थे। ऐसी स्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था। यानी जो जमीन का मालिक था, यानी जो बड़े जमींदार थे, वो सबसे महत्वपूर्ण हो गए थे, वही वहां मालिक हो गए थे। और इसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में भी की जाती थी। अब देखिए, एक छोटे गांव के जीवन के बारे में एक झांकी है, उसको आप देखिए। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने 700 ईस्वी में हर्षचरित्र नामक ग्रंथ में लिखी थी। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने 700 ईस्वी में हर्षचरित्र नामक ग्रंथ में लिखी थी। और ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है। बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के राजकवि थे। संस्कृत में है, बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे, और यह उस समय के ग्रंथ का एक अंश है। आप अब जो देखेंगे वो उस हर्षचरित्र के अंदर एक छोटा सा जो अंश है उसके बारे में, जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण दिया गया है। विंध्य क्षेत्र के किनारे एक जंगल में एक बस्ती है, उसका अति विरल यानी बहुत छोटा सा एक चित्रण है, जिसको आप देखिए कि बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है, और यहां धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट रखा है। यानी जहां धान पैदा होता है वो जमीन भी, खलिहान वाली जमीन भी, और जहां उपजाऊ मिट्टी वाली जो जमीन है उनको किसानों ने आपस में बांट रखा है, मिल बांट करके उसमें खेती करते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं। देखिए, वो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कुदाल के द्वारा वो खेती का काम करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, और जो हैं उनकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। इतनी मजबूत वो काली मिट्टी है कि हल को अगर उसके ऊपर चलाएं तो वो खेत जोते ही नहीं, इसलिए कुदाल के द्वारा उनको खोद करके जोतने का काम किया जाता है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगणित बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आगे जाते रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर के वो अपने बेचने के लिए आगे चलते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। ग्रामीण महिलाएं गांव में जाती हैं अपने सामान लेकर के और उसको बेचने की कोशिश करती हैं। उनके सिरों पर जंगल में एकत्रित किए गए फलों की टोकरियां थीं। अब देखिए, अब नया टॉपिक आता है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। यानी कि भूमिदान
यानी लोग ज़मीनों का दान करते थे, गाँवों का दान करते थे, भूखंडों यानी क्षेत्रों का दान करते थे प्रभावशाली लोग। और नए संभ्रांत ग्रामीण यानी ग्रामीण ऐसे थे जो अपने शासक का, अपने प्रधान का, उनके आज्ञाओं का पालन करते थे, बड़े संभ्रांत थे वो लोग। भूमिदान का उल्लेख जब ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में इसके बारे में कई अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख जो हैं वो पत्थर के भी हैं और तांबे के एक बर्तनों पर छपे हुए भी हैं। तांबे के बर्तनों पर जो छपे हुए अभिलेख हैं वो शायद जो भूमि लेने वाले लोग थे उनके लिए हैं, और ये जो भूमि का दान जो दिया जाता था वो संभवतः ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। ये जो ताम्रपत्र वाले जो अभिलेख थे ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण थे। इसके अलावा 7वीं सदी में आते आते तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी ऐसे ताम्रपत्र लिखे मिले। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। भूमिदानों का कई बार उल्लेख अभिलेखों में भी है। यह अभिलेख पत्थरों और ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे, पत्थरों पर और ताम्रपत्रों पर। ताम्रपत्रों वाले भूमिदान के अभिलेख संभवतः भूमिदान लेने वालों को दिए जाते थे। यानी ताम्रपत्रों पर अभिलेख है, वो जो भूमिदान करता था वो साथ साथ ताम्रपत्र वाला उसको अभिलेख भी एक भेंट करता था। ये भूमिदान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे या ब्राह्मणों को ये भूमिदान किए जाते थे। और ये अधिकांश अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में है। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के कुछ अभिलेख संस्कृत में, कुछ तमिल में और कुछ तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में भी हैं। इन भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं। प्रभावती गुप्त द्वारा दान। प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे, विक्रमादित्य भी कहलाए, उनकी पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। प्रभावती ने भूमिदान किया है, इसका उल्लेख हमको अभिलेखों के द्वारा पता लगता है। लेकिन धर्मशास्त्रों ये कहते हैं कि साहब जो महिलाएं थी उनके नाम से भूमि होती ही नहीं थी, तो फिर प्रभावती ने कैसे भूमिदान किया? तो इसके पीछे इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद वो रानी थी इसलिए उसके नाम से भूमि रही होगी, अथवा जो धर्मशास्त्र थे उनका पालन सब जगह एक समान नीति से नहीं होता होगा। इस प्रकार से शायद ये 2 कारण रहे होंगे जिनसे प्रभावती के नाम से भूमि होगी और उसने दान भी की होगी। प्रभावती आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह एक महत्वपूर्ण शासक वंश वाकाटक परिवार में रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। संस्कृत धर्मानुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख के अनुसार प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने उसका दान भी किया था। इसका कारण यह हो सकता है कि वह एक रानी थी इसलिए उसके नाम से भूमि होगी, अथवा धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो, यानी धर्मशास्त्रों को उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से मानते हो, ऐसा नहीं होगा शायद, इसलिए प्रभावती के नाम से भूमि होगी। अब प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, उसने दंगुन गांव को भूमिदान किया था, उसका भूमिदान किया था, उसके बारे में यह अभिलेख है। प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों यानी जो गांव में रहने वाले गांव के गृहस्थ और कृषक हैं और जो ब्राह्मण हैं और दंगुन गांव के अन्य वासी हैं, इन सब को प्रभावती एक आदेश देती है
कि आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया गया है। कि यानी वो आचार्य चनाल स्वामी को इस भूमि का दान कर रही है, इस गांव का दान कर रही हैं। और वो इस क्यों कर रही हैं कि जिससे उनको धार्मिक पुण्य मिले, धर्म का पुण्य मिले। और वो कब कर रही हैं? कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को इसका दान कर रही हैं। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। यानी वहां के ग्रामीणों के लिए वो इस प्रकार का आदेश दे रही हैं कि देखो भाई, मैं अब ये आदेश देती हूं, इन सब का आपको पालन करना है। एक अग्रहार, अग्रहार यानी वो जमीन, यानी वो भूक्षेत्र, वो गांव, उसके लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूं कि इस गांव में ये रियायतें रहेंगी। यानी यहां पर ये चीजें प्रतिबंधित नहीं हैं कि इस गांव में पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। ये मेरी तरफ से रियायत है, रानी की तरफ से, कि भाई यहां पे ना कभी पुलिस आएगी, ना कोई सैनिक आएंगे। और कोई अधिकारी दौरे पर आते भी हैं तो यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। अगर आते भी हैं तो ना तो उनको घास देनी है और ना ही जानवरों की खाल का जो आसन है वो देना है, और ना उनको कोयला देना है। यानी उनको, ना अधिकारियों को कुछ भी नहीं देना है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से भी मुक्त हैं। इन कार्यों को करने से भी वो अब मुक्त रहेंगे। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। यानी वो खनिज पदार्थ उनको अब नहीं देने पड़ेंगे जो कि राजा को देने होते थे। और खदिर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसकी छाल से कत्था बनाया जाता है, और इसकी जो बहुत सारी चीज़ें औषधियों के काम में आती है। बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, इसको खैर भी बोलते हैं। तो खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष जो है उससे जो उत्पाद हैं वो भी अब इनको नहीं देने होंगे। फूल और दूध देने से भी छूट है। यानी इस गांव को फूल और दूध भी नहीं देना है। अब इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया। यानी सब कुछ मैंने दान कर दिया इस गांव के अंदर, जो भी था वो आचार्य चनाल स्वामी को। यह राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया था और इसे चक्रदास ने लिखवाया था। ये जो राज्यारोहण के 13वें वर्ष में ये लिखा गया था, और इसको किसने लिखा था? चक्रदास ने। तो देखिए, इस प्रकार से भूमिदान का, जो प्रभावती ने भूमिदान दिया था, उसका ये अभिलेख है। इस अभिलेख से भी हमको बहुत सारी बातों का पता लगता है। इससे राजा और प्रजा के बीच में जो आपसी संबंध है उनका भी ज्ञान होता है। इसके अलावा यह भी पता लगता है कि भाई देखो, समाज में बहुत सारे वर्ग थे, वहाँ ब्राह्मण भी थे, उसके अलावा किसान भी थे, और अन्य वर्ग भी वहाँ पे थे। और ये सारे वर्ग जो थे वो अपने राजा को या अधिकारियों को उसके कुछ वस्तुएं देते रहते थे, उनको भेंट स्वरूप या कर स्वरूप या किसी प्रकार से मान लीजिए वो उनको वस्तुएं देते थे। इस अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। यानी ब्राह्मण, किसान और अन्य वर्ग, यानी कई प्रकार के गांवों में लोग रहते थे, जो शासकों को, उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। या तो राजाओं को, या राजाओं के जो अधिकारी वहां आते थे उनको कई प्रकार की वो वस्तुएं देते थे। इससे आगे इस अभिलेख से यह भी पता लगता है कि जो नया प्रधान बना है उसकी आज्ञाओं का ग्रामवासियों को पालन करना है। यह भी इस अभिलेख से पता लगता है। अभिलेख के अनुसार गांव के लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना होता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने होते थे। अब देखिए, इस भूमिदान की अगर हम बात करें तो देखो, ये जो भूमिदान था इसके क्षेत्र अलग अलग जगहों पे अलग अलग भी हो सकते थे। जैसे कहीं पे छोटे क्षेत्र दान में दिए जाते थे, कहीं पर बड़े क्षेत्र दान में दिए जाते थे। ये अलग अलग जगहों के हिसाब से था। उसके अलावा जो चीज़ दान में दी जाती थी उसमें शक्ति का भी अंतर था। यानी कहीं पर दान में दी गई तो जिसको दी गई उसको ज़्यादा शक्ति मिलती थी उस क्षेत्र के बारे में, कहीं पे कम। तो ये क्षेत्रों के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार से भी था। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी जाने वाली भूमि की माप में अंतर है। यानी जो भूमि है वो कहीं ज़्यादा और कहीं कम दी जाती थी, कहीं छोटे टुकड़े तो कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में
दिए गए हैं। और अधिकारों में भी अंतर था। भूमिदान में दान प्राप्त करने वालों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं, यानी कई क्षेत्रों में अधिकार ज़्यादा मिलते थे और कई क्षेत्रों में अधिकार कम मिलते थे। भूमिदान का जो विषय है यह इतिहासकारों में बहुत ही गर्म वाद विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि भाई ये जो भूमिदान था, ये राजा जो है वो किसान को भूमिदान इसलिए करते थे खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो दुर्बल होते हुए राजा थे वो सामंतों को अपने पक्ष में करने के लिए और अपने को उच्च कोटि का बताने के लिए भी भूमिदान करते थे। लेकिन कोई भी कारण रहा हो, ये भूमिदान का उल्लेख बहुत ज़्यादा मिला है और इस भूमिदान के द्वारा राजा और जनता के बीच का जो संबंध है वो दिखाई देता है। भूमिदान इतिहासकारों में गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, यानी जो कृषि है वो ज़्यादा करें, ज़्यादा अच्छे स्तर से करें, उपज को बढ़ाएं, इसलिए वो भूमिदान करते थे राजा। कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है कि यानी राजा अब दुर्बल होते जा रहे थे, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। यानी वो सामंतों को भूमिदान करते और अपने पक्ष में लेकर के अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते। राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर पर मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था कि वो एक उत्कृष्ट मानव है। उसका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। सामंतों पर उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था तो ज़्यादा सामंत इकट्ठे करके कि ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा शक्तिवान बनने की कोशिश कर रहे थे। और इस भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। इस प्रकार से हमने भूमिदान जैसे एक महत्वपूर्ण विषय को देखा। अब एक विशेष चीज़ ये रह गई कि देखिए, कुछ वर्ग ऐसे भी थे जिन पर सामंतों और अधिकारियों का कोई भी नियंत्रण नहीं था। ये वो वर्ग थे जो कि एक स्थान पर रुकते ही नहीं थे, ये जगह जगह जाते थे। जैसे शिल्पकार हैं, वो अपने शिल्पकारी का कार्य आज यहाँ कर रहे हैं, कल दूसरी जगह कर रहे हैं। जैसे इसके अलावा शिकारी हैं, पशुपालक हैं, संग्राहक हैं, मछली पालन का व्यापार करने वाले लोग हैं, और जो अलग अलग जगह पर जाकर जो खेती का काम करने वाले लोग हैं, इन पर ना अधिकारियों का और ना सामंतों का कोई नियंत्रण होता था। इन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता था, क्योंकि अपने जीवन के बारे में और आदान प्रदान के बारे में ये कोई भी हिसाब नहीं रखते थे। कहीं भी रहते थे, कहीं भी चले जाते थे और इस प्रकार से इनका जीवन चलता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, पशुओं को पालने वाले, आज यहाँ कल वहाँ, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। ये इनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण ही नहीं रखते थे। देखो बच्चों, इस प्रकार से हमने ग्रामीण जीवन और बदलता हुआ देहात के बारे में आज अध्ययन किया। इसके साथ हम आज यहीं पर विराम लेंगे और अब हमारा जो नया भाग है उसमें नगरों की जनसंख्या, उस समय के नगरों के व्यापार और उपमहाद्वीप से जो व्यापार कर रहे थे वो, और सिक्कों और अभिलेखों को कैसे समझा और पढ़ा गया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।